हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल फिर बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का नेक्स्ट सेशन में आप सभी के सामने यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अब जितने ही बच्चे मेरे एग्जीक्यूटिव के मेरे इस टाइम सामने बैठे हैं, आई होप आपको पता हो कि हमने आपके आईसीएसआई के एमसीक्यूज का सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है सर। लास्ट सेशन के अंदर टोटल 70 क्वेश्चन इनकम टैक्स के हमने प्रैक्टिस किए थे। आपके 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्यों नहीं, क्योंकि वो सर्विस टैक्स वैट के थे। सर्विस टैक्स वैट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज हमें यहाँ पे जो अगला पेपर है दैट इज दिसंबर 15 का, इट मींस जो जून 15 के अंदर क्वेश्चंस बने थे वो सारे हमने विद अमेंडमेंट सारे क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें दिसंबर 15 के अंदर जो उस टाइम 70 एमसीक्यूज इनकम टैक्स के आए थे वो आज हमें सारे कंप्लीट करने हैं। तो आई होप मेरी एग्जीक्यूटिव की पूरी फैमिली मेरे सामने यहाँ पे आ चुकी होगी। तो फटाफट से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दे कि हाँ भाई हम सारे बच्चे यहाँ पे आ गए सर। फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट बताओ जी कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं, कितने बच्चे। वैसे तो बच्चे कम आ रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बट फिर भी जितने ही बच्चे इस टाइम यहाँ पे आते हैं उनको मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेनिफिट मिलता होगा सर। और आप याद करोगे जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ना, आप उस दिन मुझे अप्रिशिएट करोगे कि सर जो आधे आधे घंटे के सेशन डेली बेस पे आप लगाते थे ना, उसका फायदा में बहुत होता था। तो प्लीज जितने बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं फटाफट से एक बार हाजिरी लगा दो, अटेंडेंस लगा दो कि सर हम यहाँ पे आ चुके हैं। चलो री, तो फिर फाइनली बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, पहली बात तो एक बार स्माइल पास करो, फटाफट से स्माइल पास करो। यस, चलो रीडर सुना ध्यान से। अब लास्ट सेशन के अंदर ना कुछ बच्चों के डाउट से मॉक टेस्ट नंबर 1 में, तो उसमें जो जो डाउट्स एक बार फटाफट से वो डिस्कस कर लेते हैं। देन फिर आज हम टेस्ट पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। उसके 35 क्वेश्चन जो होंगे ना आज फिर यहाँ पर हम वो कंप्लीट कर लेंगे। एक बार चेक करना आपके डाउट्स क्या क्या थे। अब जिन जिन जो बच्चे लेट आएंगे ना, तो प्लीज उनको बोल देना कि उनके डाउट्स डिस्कशन हो चुके हैं। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी वो स्टार्टिंग में देख लेंगे। कई नालायक बच्चे बीच में आके कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दे हमारे डाउट्स नहीं लिए सर ने। तो मैं डाउट्स में लेने जा रहा हूं। जितने बच्चे आ चुके हैं वो डाउट्स सुनेंगे, और जो बच्चे लेट आएंगे अगर वो डाउट्स के बारे में पूछेंगे तो प्लीज उन्हें बोल देना कि डाउट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। तो फाइनली हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, करें सेशन स्टार्ट जी, ठीक है। चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब एक बार डाउट नंबर ना 11 था एक बच्चे का, जो मॉक टेस्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था उसमें डाउट नंबर 11 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में एक डाउट था बच्चे का। अब उस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डाउट था? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर डाउट था कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14-15, अब यहां पर मैंने कहा था कि एक तो 19-20 हो जाएगा, वरुण रिसीव ए वॉच 20,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, और यहां पर मैंने कहा था कि अगर 20,000 रुपए की वॉच ली है तो इन काइंड कंसीडरेशन में है तो भैया 5,000 एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। तो उस बच्चे ने कमेंट बॉक्स में ना ये डाउट लिखा हुआ था कि सर अगर मान लो 5,000 तक होगा तो एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, फुली एग्जम्प्ट होगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर गिफ्ट मनी फॉर्म में होगा, अगर गिफ्ट मनी फॉर्म में होगा चाहे 5,000 हो चाहे 5,000 से ज्यादा हो, फुली टैक्सेबल होगा। और अगर गिफ्ट वो इन काइंड फॉर्म में होगा ना तो 5,000 तक एग्जम्प्ट बनेगा, और अगर वैल्यू 5,000 से ऊपर होगी तो एक्सेस वैल्यू जो होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान देना। तो अगर यहाँ पर 20,000 की जगह अगर मान लो इन काइंड में 4,000 लिखा होता तो ये सारा एग्जम्प्ट हो जाता, बट अगर यही 4,000 मनी फॉर्म में होता तो ये क्या होता? फुली टैक्सेबल। बस ये बात ध्यान दो। तो एक डाउट बच्चे का ये था, ठीक है जी। उसके बाद फिर सेकंड डाउट बच्चे का ये था कि सर क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर हमें इंटरेस्ट दिया था 18,000 रुपए का, और यहाँ पे 10% टीडीएस काटा 2,000 रुपए का, तो ये आपने ऐड क्यों नहीं किया? सर मैंने ऐड तो किया था, आप चेक करो। मैंने कहा था 4,60,000 रुपए की सैलरी की इनकम है, 20,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम। 20,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम कैसे है? क्योंकि 18,000 रुपए इंटरेस्ट है प्लस में 2,000 रुपए का टीडीएस, तो पूरी ग्रोस इनकम हम जोड़ते हैं। तो 4,60,000 रुपए ये, 20,000 रुपए ये, और 50,000 रुपए की डिडक्शन माइनस होगी कौन सी? 80C वाली। तो अगर मैं इनके बाद भी देखूंगा मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है, और आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर इनकम 5 लाख रुपए तक होगी तो उसके इसमें 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, और अगर 12,500 की रिबेट मिलेगी तो टैक्स आपका आएगा नील। तो यहाँ पे टैक्स आपका नील आएगा, ये मैंने आपको बताया था।
तो ये इंटरेस्ट मैंने ऐड किया है सर, यहां पर मैंने 20,000 पे लिखा था, इट मीन इंटरेस्ट तो ऐड होगा ही होगा। उसके बाद 80C माइनस करेंगे, फिर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक होगी, उस केस में टैक्स बनेगा नील, तो आंसर आपका नील निकल जाएगा, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। उसके बाद एक बार यहां पर आप और बताना जी, उसके बाद एक डाउट बच्चे का और था, यहां पे डाउट था बच्चे का, क्वेश्चन नंबर 31 था मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 में डाउट था कि सार्थक हैज रिसीव ए सम ऑफ 3,40,000 एज इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड स्टेट गवर्नमेंट इन May 19, ऑन दिस ओनली 12,000 पर्टेन टू द करंट ईयर एंड द रेस्ट पर्टेन टू द अर्लियर ईयर। अब बच्चा ये बात बोलता था, उसने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर यहाँ पे करंट ईयर का तो 12,000 पे है, तो अगर 12,000 पे है तो वो 6,000 पे टैक्सेबल होगा ना। सर वो लो आपने कैपिटल गेन के अंदर पढ़ा होगा, कैपिटल गेन के लो ये बात कहता है कि भैया इनहेंस कंपनसेशन जिस साल रिसीव होगा उस साल का उस साल टैक्सेबल करेंगे। सर ये कंपनसेशन की बात नहीं कर रहा है, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होगा चाहे वो करंट ईयर का हो या ना हो। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो इनकम अदर सोर्स की है, और अगर मैं कंपनसेशन की बात करूंगा वो इनकम कैपिटल गेन की है। तो यहां पर कैपिटल गेन की बात नहीं हो रही, अदर सोर्स की बात हो रही है। तो भैया पूरा का पूरा 3,40,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है ना, इसका 50% हम कर देंगे डिडक्शन, तो बैलेंस 170 आपका टैक्सेबल होगा, तो आंसर 170 ही बनेगा, 6,000 पे आंसर नहीं बनेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो आप कैपिटल गेन की बात कर रहे हो, ये कैपिटल गेन की बात नहीं हो रही, कैपिटल गेन की बात नहीं, यहां पर अदर सोर्स की बात है, तो ट्रीटमेंट अदर सोर्स में करना है, कैपिटल गेन में नहीं करना। क्लियर है ये बात जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब इसके बाद मेरे ख्याल से यहां पे अब और कोई डाउट नहीं था जी, ठीक है जी। अब यहां पे मॉक टेस्ट नंबर 2 के ऊपर मैं आ रहा हूं जी। स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 18 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आईसीएसआई के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 3 में दिसंबर 15 में जो क्वेश्चंस आए थे उसको हमें करना है विद अमेंडमेंट, हमें करना है, ठीक है जी। तो फुली अमेंडमेंट हम करेंगे, जो भी आंसर गलत है उसको हम यहाँ पे सही करेंगे, आपने भी साथ साथ सही करने हैं। आपके एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अगर यहां से बन गए ना, तो कम से कम 20 से 25 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी। तो प्लीज आपने बहुत ध्यान सुनना है, जहां जहां गलतियां हुई पड़ी हैं उसको हमें सही करना है, ठीक है। चलो इधर सुना ध्यान दे। तो फाइनली अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब यहां पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैड जर्नल रिजर्व ऑफ 20 लाख, it granted a loan 5 lakh to a director who held 13% shareholding cum voting rights in the company. The said loan was repaid by him before the end of the year. The amount of deemed dividend arising out the above transaction. अब सोच के बोलना, पहली बात तो ये बताओ ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर का है सर? ये क्वेश्चन हमारा अदर सोर्स का है। याद करो अदर सोर्स में आपने एक सेक्शन किया होगा सेक्शन 222E। उस सेक्शन 222E में याद करो हमने क्लास में क्या किया था? हमने क्लास में क्या था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देगी, और स्पेसिफाइड शेयर होल्डर कौन से? जिनकी वोटिंग पावर 10% है उससे ऊपर होती है, तो उस प्राइवेट कंपनी के हाथ में सीडीटी का ट्रीटमेंट नहीं हम करेंगे, सीडीटी का हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। याद करो मैंने कहा था कि ये पुराना लो है। अब सोच के बोलना, अगर आपको मेरी अब लेटेस्ट अमेंडमेंट वाली बात ध्यान है, जो हमारा अभी लेटेस्ट बैच गया है उसके अंदर मैंने कहा था कि अब सेक्शन 222E जो है ना, इसके ऊपर भी सीडीटी कॉन्सेप्ट लग चुका है, और इसके ऊपर सीडीटी कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? 30% सीडीटी का रेट प्लस में 12% सरचार्ज मैंने कहा था, प्लस में 4% सेस यहां पे लगेगा। अब अगर 4% सेस यहां पे लगेगा तो 30% प्लस में 12% प्लस में 4%, तो इफेक्टिव रेट बनता था 34.944%, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो मैंने कहा था वैसे सीडीटी का जो नॉर्मल रेट है ना, वो नॉर्मल रेट है 20.555, बट अगर वो डिविडेंड 222E वाला होगा तो सीडीटी काटना पड़ेगा 34.944 से। अब मेरा पूरी फैमिली से बस एक क्वेश्चन है, तो पहली बात तो ये बात समझो कि भैया अब डिविडेंड जो 222E वाला होता है ना, आज से 1 साल पहले वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, कंपनी सीडीटी नहीं काटती थी। अब अगर आज एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यही सेम क्वेश्चन बनेगा, तो कंपनी सीडीटी काटेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। अब अगर शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट होगा तो पहली बात उसने बताओ, क्या उसने ये पूछा कि डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है? उसने ये नहीं पूछा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं शेयर होल्डर के हाथ में कितना डीम्ड डिविडेंड बनेगा, तो भैया डीम्ड डिविडेंड तो पूरा 5 लाख रुपए बनेगा। याद करो मैंने पहले भी कहा था कि प्राइवेट कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है और वो शेयर होल्डर स्पेसिफाइड है,
तो उस केस में जितना वो लोन देगी ना, उस शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड ट्रीट करके ट्रांजैक्शन करेंगे डिविडेंड कितना। अब एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कह रहा है भाई सर को बता तो सही कि उसने लोन वापस कर दिया। याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था कि अगर लोन वापस भी कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी डिविडेंड बनेगा ही बनेगा। इट मींस अगर प्राइवेट कंपनी ने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन दिया ना, तो उसके हाथ में डीम डिविडेंड बनेगा, इवन इफ उस स्पेसिफाइड शेयर होल्डर ने लोन वापस ही क्यों ना कर दिया। तो भैया ये लाइन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी गई है, ताकि आप इसका आंसर लिख के आओ नील। और बहुत सारे नालायक बच्चे पता क्या करेंगे, इस लाइन को देखने के बाद क्या बोलेंगे, पहले लोन दिया फिर लोन वापस कर दिया, डिविडेंड क्यों बनेगा। आप बोलोगे आंसर नील, करेक्ट आंसर 5 लाख होगा। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, दोबारा सुनना ध्यान से, ये सेक्शन 222E है, एक बार इसकी पहले जाके रिवीजन कर लेना। और मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि जब भी आप यहां पे आप क्लास लेने के लिए आओ सर, अगले 35 क्वेश्चन एक बार प्लीज जरूर पढ़ के आया करो। अगर आप बिना पढ़े आओगे ना तो कहीं ना कहीं मुझे भी दिक्कत होगी, आप मेरा नाम ही खराब करोगे, आप बोलोगे विवेक सर सही नहीं पढ़ाते। बट सर एक बार सोच के बोलो, अगर मैं इस क्वेश्चन के बेस पे अगर 222E पढ़ाने लग गया ना तो हमारे 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो प्लीज एक बार पहले रिवीजन करके आना कि सेक्शन 222E में साफ साफ लिखा है कि अगर प्राइवेट कंपनी स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है तो स्पेसिफाइड शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड ट्रीट करते हैं, इवन इफ उसने लोन वापस ही क्यों ना कर दिया। और अब यहां पे एक नया पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अब कंपनी सीडीटी काटेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। कंपनी सीडीटी जो काटेगी ना, उसका नया रेट जो है दैट इज 34.944, और जो नॉर्मल सीडीटी है, मतलब अगर वो डिविडेंड 222E वाला नहीं है, फिर रेट क्या है, दैट इज 20.555। ठीक है जी, तो आपके दो रेट हैं। अब जिन बच्चों को ये दो रेट समझ में नहीं आ रहे तो एक बार जाके रिवीजन कर लेना, जो भी लेटेस्ट लॉ आया 1 साल पहले, फाइनेंस एक्ट 18 के अंदर आ गया था, तो मे बी आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा एक बार जाके रिवीजन करना। ये दो रेट आपको दिखेंगे, ये तो नॉर्मल डिविडेंड पर दिखेगा और ये 222E के ऊपर दिखेगा। ठीक है जी, तो बस आंसर यहां पर कितना बनेगा, आंसर हमारा बनेगा 5 लाख रुपए, ये हमारा डीम डिविडेंड बन जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे रोंग दिया हुआ है, इसके अंदर अमेंडमेंट आ चुकी है। अमेंडमेंट क्या है वो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए रेजिडेंशियल हाउस इज सोल्ड 90 लाख एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड 50 लाख। द असेसी ब्रोट 2 रेजिडेंशियल हाउस फॉर 30 लाख एंड 20 लाख रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। याद करो ये क्वेश्चन कैपिटल गेन का है। जब कैपिटल गेन आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा ना, तो आपने ये बात पढ़ा होगा कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे घर की सेल से आते हैं और अगर उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मैं घर परचेज कर लूंगा, तो उस केस में मेरे को कैपिटल गेन 54 में एग्जम्प्ट हो जाएंगे। और एग्जम्पशन में आपने ये पढ़ा होगा कि एग्जम्पशन जो मिलती है ना, वो एक घर की मिलती है, और वो भी एक घर आपका इंडिया में अगर होगा तब एग्जम्प्ट होगा, ये आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। बट मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देख ली होंगी जी, और अमेंडमेंट क्लास में कैपिटल गेन की पहली अमेंडमेंट आपने देखी होगी कि अगर आपके कैपिटल गेन अब 2 करोड़ रुपए तक है, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है, तो गवर्नमेंट ये बात बोलना चाहती है कि अब तुम 2 घर भी परचेज कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के बोला कैपिटल गेन क्वेश्चन में कितने हैं सर, कैपिटल गेन 50 लाख है। अब अगर कैपिटल गेन 50 लाख है और इसने 50 लाख से 2 घर परचेज किए हैं, तो एग्जम्पशन अब एज पर न्यू लॉ जो है वो दोनों घर की मिलेगी, अब एक घर की नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर बनेगा पूरा का पूरा 50 लाख। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन बना था दिसंबर 15 के अंदर, उस टाइम इसका लो पुराना था, उस टाइम इसका आंसर था 30 लाख रुपए, क्योंकि एग्जम्पशन एक घर की मिलती थी। बट अब ये क्वेश्चन नया है, अमेंडमेंट आ चुकी है, फाइनेंस एक्ट 19 के अमेंडमेंट है। जिनको नहीं पता, अमेंडमेंट क्लासेस डली हुई है, प्लीज एक बार जाके देख लो। कई बच्चे बिना अमेंडमेंट के लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मैं डेली बेस पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया पहले रिवीजन करके आना, पहले अमेंडमेंट क्लास देख के फिर यहां पर अगर बैठोगे फिर आपको देखने का मजा आएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है कि अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है तो 2 घर एग्जम्प्ट है, और यहाँ पर गेन कितने हैं 50 लाख के, तो ये दोनों के दोनों घर क्या हो जाएंगे एग्जम्प्ट। तो यहाँ पर एग्जम्पशन जो मिलेगी ना वो 50 लाख की मिलेगी। अब आंसर यहाँ पे 30 लाख नहीं आएगा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 50 लाख बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी अगला फिर क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कपिल गेट्स ए सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ एंड इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एट पुणे। पॉपुलेशन 20 लाख है जी। लो जी, पहली बात तो अनफर्निश्ड घर दी है, पॉपुलेशन 20 लाख रुपए, हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर। याद करो मैंने कहा था अगर घर उसके खुद का होगा और अगर पॉपुलेशन जो होगी ना 10 लाख तक होगी तो सैलरी का 7.5% टैक्सेबल करते हैं। अगर पॉपुलेशन 25 लाख तक होगी सैलरी का 10% टैक्सेबल करेंगे। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर होगी तो सैलरी का 15% टैक्सेबल करेंगे। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है 20 लाख रुपए, तो जो भी आपकी सैलरी निकल के आएगी ना उसका 10% जो होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। आओ जी एक बार देखते हैं। उसने बोला वो घर उसके खुद का है और फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ विच इज 1400 पर मंथ। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है सर, ये रेंटल वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि घर उसके खुद का है
और अगर घर खुद का है तो रेंट हम चेक ही नहीं करते। ये बात क्लियर है? तो ये लाइन कंफ्यूजन के लिए दे दी। क्यों कंफ्यूजन के लिए दी? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पर आएंगे और क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना सर। अगर क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ के आंसर दिया ना, 100% आप पहली बार में गलत आंसर दोगे। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 1-2 लाइनें ऐसी होंगी जो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी होंगी और कुछ नहीं होगा उसका मकसद। ठीक है? नहीं, देखो इसने क्या बोला है, हाउस वॉज प्रोवाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 19। अब घर दिया 1 जुलाई 19 को, तो अगर जुलाई 19 को दिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने का बेनिफिट मिला। तो 9 महीने का बेनिफिट निकाल लो। सैलरी 12,000 पर मंथ है, 9 महीने की सैलरी 1,08,000, उसका 10% निकालूंगा तो 10,800 रुपए। ये मेरा वैल्यू आएगा अनफर्निश्ड आरएफए की। बताओ क्वेश्चन में था क्या? सर क्वेश्चन बिल्कुल गिरे हुए हैं सर। अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे तो पेपर बहुत मुश्किल आएगा, पेपर बहुत मुश्किल आएगा, फिर आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और अभी तो मैं डेली आधा घंटा आके यहाँ पर आपको डेली 35 क्वेश्चन भी हम अगर प्रैक्टिस करें ना, तो अगर हम 700-800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, मुझे ऐसा लगता है। बट इसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आप ये मत सोचना कि विवेक सर बैठे हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये चीज गलत हो जाएगी सर। आपको मैंने पहले भी कहा था, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे मुझे उम्मीद करता हूं कि 90+ मार्क्स आएंगे। तो मैं सोचता हूं कि जब जून का रिजल्ट आएगा तो कम से कम 3-4 बच्चों के तो मैसेज मेरे पास आ जाएंगे, सर 90+ मार्क्स हैं। जब मैं एफर्ट्स इतने लगा रहा हूं, आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो नंबर आने चाहिए ना। तो प्लीज बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि पढ़ने में गलती ना हो जाए। ठीक है जी? उसके बाद देखो जी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर द ईयर। पहली बात तो यहां पे क्वेश्चन ही गलत है। एक बात सोच के बोलना सर, एक बात सोच के बोलना। वो कह रहे हैं इंडियन कंपनी आरओआर कब बनेगी। अब इंडियन कंपनी, पहली बात तो आरओआर कभी बनी नहीं सकती। आरओआर कॉन्सेप्ट ही क्या होता है? इंडिविजुअल में होता है, एचयूएफ में होता है। कंपनी वाले केस में या तो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है, बट चलो कोई बात नहीं, हम इस लाइन को ये मान रहे हैं भाई एग्जामिनर ने ना रेजिडेंट वर्ड बोला होगा। अब अगर एग्जामिनर ने रेजिडेंट वर्ड बोला होगा तो इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट होती है। याद करो मैंने पहले भी कहा था, इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होगी, चाहे उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं भी है। अब ये क्वेश्चन दिसंबर 15 का है। दिसंबर 15 में ना उस टाइम यहां पर पोयम कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम यहां पर कॉन्सेप्ट था कंट्रोल और मैनेजमेंट का। तो जहां पे कंट्रोल मैनेजमेंट लिखा है ना, उसको हम पोयम पढ़ के चलना। तो पोयम का आंसर जो बनेगा, ये बनेगा रिगार्डलेस द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है सर? इंडियन कंपनी के केस में पोयम हम चेक नहीं करते ना। इंडियन कंपनी के केस में हमेशा ही वो रेजिडेंट बनेगी, चाहे उसकी पोयम कहीं पर भी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसने क्या बोला? रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं पर भी हो, वो मैटर नहीं करता, ये हमेशा क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। तो ये पोयम वाला कॉन्सेप्ट कहां चेक करते हैं? फॉरेन कंपनी वाले केस में। इंडियन कंपनी में पोयम चेक ही नहीं करते, तो आंसर क्या बनेगा? रेजिडेंट। दैट इज क्लोज नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखो जी, मिस्टर ए ने बिजनेस सेटअप किया 1 जुलाई 19 से और कमेंस किया 1 सितंबर 19 को। याद करो फटाफट से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से करते हैं? कमेंसमेंट से या सेटअप से? हाँ जी, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से करेंगे? सेटअप से, कमेंसमेंट से। सेटअप से करेंगे तो सेटअप कहां पर है? 1 जुलाई। तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 20। सर ध्यान रखना, क्लासेस के अंदर जब आपने पढ़ी होंगी तो मैंने उस टाइम भी कहा था कमेंसमेंट की डेट हमारे किसी काम की नहीं होती। जिस दिन बिजनेस सेटअप करोगे ना, उस दिन से लेके 31 मार्च तक हमारा प्रीवियस ईयर चलेगा। बस एक बात ध्यान देना। तो यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 31 मार्च ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद जी, एचयूएफ ऑफ अश्विन consisting of himself, his wife and 2 sons is assessed to income tax. The residential status of HUF would be non-resident. हाँ जी, HUF NR कब बनती है? सोच के बोला, HUF NR कब बनती है? जब सारा का सारा कंट्रोल उसका इंडिया से बाहर होगा। अगर HUF का थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट बन जाती है। और NR कब बनेगी? अगर 100% कंट्रोल उसका इंडिया से बाहर होगा तो क्या बन जाएगी? NR। तो ऑप्शन नंबर बी, द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर होली आउटसाइड इंडिया। अगर होली आउटसाइड इंडिया होगा तब वो क्या बनेगी? नॉन रेजिडेंट बनेगी। बस ये बात ध्यान दो। तो सर बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने रिवीजन पहले अच्छे से की है ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। और अगर रिवीजन नहीं की, फिर आप ये डेली देखने आते हो, तो फिर आपको डिमोटिवेशन होगा, आप डिमोरलाइज हो जाओगे और आप फिर मुझे गालियां निकालोगे, यार विवेक सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो कम से कम पहले ये सोचो, विवेक सर को कुछ बोलने से पहले कम से कम ये तो समझ लो कि विवेक सर ने पहले रिवीजन क्लास भी डाली है। पहले वो रिवीजन क्लास देख लो। आपने रेगुलर बैचेस लिए होंगे, उसके अंदर ही पढ़ा होगा। उसके बाद अगर सोल्व करोगे तो मुश्किल नहीं लगेंगे।
और अगर डायरेक्टली पढ़ोगे बिना रिवीजन के तो 100% मुश्किल लगेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन क्या, फिर वो कह रहे हैं राम हु वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इनटू इंडिया लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, लो जी, लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दुबई ऑन 20th अगस्त 19, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2021। लो जी, वो ये बात कहना चाह रहा है कि एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, ओनली कंडीशन 1 चेक करेंगे। कंडीशन 1 कौन सी है? 182 डेज वाली। अब वो 20 अगस्त को बाहर जा रहा है, तो 20 अगस्त का मतलब अप्रैल में वो इंडिया में था, अप्रैल इंडिया में था, मई इंडिया में था, जून इंडिया में था, जुलाई इंडिया में था, और यहां पे 20 अगस्त वो इंडिया में था। तो वो इतने दिन इंडिया में था, तो सोच के बोला अगर वो इतने दिन इंडिया में था बट 182 डेज नहीं बन रहे, तो अगर 182 डेज नहीं बनेंगे तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो आंसर बनेगा बी। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा सर, याद करो आपने क्लास में जब रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर किया होगा तो उस टाइम मैंने कहा था बेसिक कंडीशन 2 होती हैं, आप दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड करोगे आप रेजिडेंट बन जाओगे। बट आपके 3 केस ऐसे होते हैं जहां पर ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी होती है, सेकंड चेक नहीं करनी होती। सबसे पहला केस तो वो एम्प्लॉयमेंट वाला था, सेकंड केस फिर वो क्रू मेंबर वाला था, और तीसरा केस क्या था कि अगर बाहर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, वो बाहर से इंडिया में विजिट करेगा तो भी हम ओनली कंडीशन 1 चेक करेंगे। तो इसमें उसने क्या बोला? इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो ओनली कंडीशन 1 चेक करेंगे, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या बन जाएगा? एनआर बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, ए चैरिटेबल ट्रस्ट एक्वायर्ड 2 एयर कंडीशनर फॉर 1,40,000 ऑन 10th June 19, it is claimed the acquisition as application of income, the amount it can be claimed by depreciation for the said air conditioner for the assessment year 2021। आंसर आएगा नील। नील आंसर क्यों आएगा? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया चैरिटेबल ट्रस्ट ने एसी है और एसी को ना उन्होंने अपने वहां पे एग्जम्प्ट करवा लिया। अब भैया अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम है और उसने अपनी इनकम एग्जम्प्ट करवा ली, तो जब इनकम ही एग्जम्प्ट हो चुकी है, जब वो सारी इनकम ही माइनस कर दी है चैरिटेबल ट्रस्ट ने, तो उस पर डेप्रिसिएशन क्यों मिलेगा? सर डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, एक ही तो बेनिफिट मिलेगा। तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट उसको एग्जम्प्ट ना करवाता फिर क्लेम कर लेता डेप्रिसिएशन, बट गवर्नमेंट ने बोला, देखो उसने क्या बोला? इट क्लेम का मतलब उसने वहां पे एग्जम्पशन करवा ली है, और अगर एग्जम्पशन वहां पे करवा ली है तो उस केस में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो आंसर इसका बनेगा नील, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 यहां से मैंने काट दिया, क्वेश्चन नंबर 9 काट देना, ये खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है कुछ किसी काम का। उसके बाद ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एएमटी अंडर सेक्शन 115 जेसी इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, एएमटी किस पर नहीं लगता? सर एएमटी किस पर नहीं लगता? कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता ना। कई बच्चे मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर देखा, उन्हें पता ही नहीं है चल क्या रहा है अभी। वो कह रहे मैट और एएमटी रिवाइज करा दो। सर मैट और एएमटी मैं पूरा रिवाइज करा चुका हूं लाइव सेशन के अंदर ही, तो प्लीज एक बार पिछले सेशन उठा के देख लो, उसमें मैट और एएमटी दोनों मैंने विद क्वेश्चन कराए हैं। तो जिन बच्चों को यही नहीं पता कि मैंने मैट और एएमटी की रिवीजन करवाई है, उनको पता क्यों नहीं पता? क्योंकि वो डेली तो आते नहीं भाई, एक दिन आते हैं, सर्वे करने आएंगे, फिर बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, फिर अगले दिन आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर 3-4 दिन आएंगे ही नहीं, और बीच में वो टॉपिक हो जाएंगे, फिर आते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे ये टॉपिक करवा दो सर। तो भैया मैंने लाइव सेशन में मैट एएमटी पूरा रिवाइज करवाया है, विद एग्जांपल करवाया है, तो पहले एक बार वो चेक कर लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैट और एएमटी होता क्या है। तो भैया एएमटी किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है? एएमटी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी यहां पे कह रहे हैं अनिल इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी विद एनुअल सैलरी 8,60,000 पे कंप्यूटेड, मतलब कंप्यूट की हुई है, सब कुछ माइनस किया हुआ है। द कंपनी पेड इनकम टैक्स 37,000 ऑन इज नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, ही पेड 1,20,000 टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द ईयर, हिज टोटल इनकम। अब सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बताओ एक बार सोच के बताओ, 8,60,000 रुपए की सैलरी है, और क्या ये 37,000 पे इस सैलरी में ऐड करूंगा? नहीं करूंगा सर, ये 37,000 पे ऐड नहीं करूंगा, ये सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्प्ट होते हैं। याद करो क्लास के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि अगर परक्यूजिट पर अब जिन बच्चों ने पढ़ लिया ठीक है, जिन बच्चों को भी बैचेस चल रहे हैं ये पॉइंट आगे जाके आएगा कि अगर परक्यूजिट पर कोई एम्प्लॉयर इनकम टैक्स पे कर देता है ना, तो वो जो टैक्स की पेमेंट करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट होती है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। तो भैया 37,000 तो एग्जम्प्ट ही है, इसको बाहर निकाल दूं तो 8,60,000 और माइनस में 80C की डिडक्शन। याद करो कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे। तो 1,20,000 पे 80C में से माइनस कर दोगे तो बैलेंस इनकम कितनी आ गई? 7,40,000 पे। तो आंसर क्या बनेगा? 7,40,000 पे। करेक्ट आंसर इज बी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो 37,000 जो उसने परक्यूजिट पर इनकम टैक्स पे किया है, ये एग्जम्प्ट है एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। और जो ये 1,20,000 पे आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C में, तो वो माइनस करोगे तो बैलेंस इनकम आपकी 7,40,000 पे निकल के आएगी। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी,
हाउस प्रॉपर्टीज लेट आउट ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर फॉर ए मंथली रेंट 22,000 and municipal tax paid for the current year 24,000 and for the earlier year paid now 16,000, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आएगी? पहली बात तो 22,000 पे रेंट है, तो 22,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 2,64,000 पे। अब ये 2,64,000 पे क्या निकल के आ गया? मेरा जीएवी निकल के आ गया। याद करो जीएवी के अंदर माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स किस साल के? किसी भी साल के। मैंने आपको क्लास के अंदर कहा था सर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जितने भी आप म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे, चाहे वो इस साल के हो, पिछले साल के हो, अगले साल के हो, अगर आपने इस साल पे किया तो इस साल माइनस हो जाएंगे। फिर एक बच्चा बोलता है सर ऐसा तो फिर एनएवी नेगेटिव आ जाएगी, तो मैंने क्या कहा था? एनएवी कैन बी नेगेटिव, एनएवी नेगेटिव हो सकती है। तो भैया अगर एनएवी नेगेटिव हो सकती है तो घबराने की बात नहीं है ना। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 40,000 म्युनिसिपल टैक्स माइनस होंगे। कई नालायक बच्चे पता क्या करेंगे? सिर्फ 24,000 माइनस करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर के हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्लासेस के अंदर पैसे कैसे पढ़ा सर। याद करो आपने क्लासेस में जहां से भी आपने पढ़ा होगा ना, आपने ये बात की होगी, म्युनिसिपल टैक्स ओनर जितने भी पे करेगा, किसी भी साल के पे करेगा, उसको सारे माइनस करने होते हैं। तो ये 40,000 पूरे माइनस करूंगा, एनएवी 2,24,000 आ गई, फिर माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर मैं 30% हटा दूंगा तो इसका 70% क्या निकल के आ जाएगा? 156,800, दैट इज करेक्ट आंसर। तो खुद सोच के बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? आप खुद सोच के बताओ। अगर आप इसको भी मुश्किल कहते हो सर, अगर आप इसको भी मुश्किल कहते हो तो पेपर में आपको बार बार कह रहा हूं, पेपर का फिर हर क्वेश्चन मुश्किल आएगा। सर बिल्कुल सिंपल है, पहले मैंने जीएवी निकाला, माइनस म्युनिसिपल टैक्स किया, फिर माइनस 30% हटाने के बाद उसका 70% निकाल दिया, तो आंसर आपके सामने आ गया। बताओ है क्या? ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, when share of each co-owner is a house property is not defined, the income from such house property shall be taxation as association of person। याद करो आपने क्लास में सेक्शन नंबर 26 पढ़ा होगा, और एओपी के शेयर अगर डिफाइन नहीं होते तो मैंने क्या कहा था? उसको टैक्सेबल करते हैं एज एन, सॉरी, अगर को ओनर के शेयर डिफाइन नहीं होते तो उसको हम टैक्सेबल कैसे करते हैं? एज एन एओपी। तो वही क्वेश्चन आ गया कि अगर शेयर डिफाइन नहीं है तो टैक्सेबल करेंगे एज एन एओपी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बन जाएगा। या आप अगर घर में जाके बुक में भी देखोगे ना, सेक्शन 26 में ये पॉइंट आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन क्या, फिर वो कह रहे हैं रोहन रिटायर फ्रॉम ए प्राइवेट सेक्टर ऑन 30th April 19 and his pension has been fixed 1500 per month. He get 1/2 of his pension commuted during the January 20 and receive 75,000. He also gets 60,000 gratuity. The total pension taxable including commute। अब जिन बच्चों का सैलरी हो चुका है ना, तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, एक बार चेक करना वो कहना क्या चाह रहा है। सर वो कहना चाह रहा है उसने रिटायरमेंट ली 30 अप्रैल से, तो अगर रिटायरमेंट 30 अप्रैल से ली और हर महीने 1500 की पेंशन मिल रही है, पहली बात तो बताओ ये 1500 रुपए की जो हर महीने पेंशन मिल रही है, ये कम्यूट है या अनकम्यूट है? ये अनकम्यूट है, क्योंकि अगर 1500 पर मंथ पेंशन मिल रही है तो ये अनकम्यूट हो गई ना। अनकम्यूट मींस जो पीरियोडिकल बेस पर मिलती है। अब मैंने कहा था अनकम्यूट पेंशन हर केस में टैक्सेबल करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, तो वो पेंशन तो हर केस में टैक्सेबल है। तो भैया 1500 पर मंथ वाली तो टैक्सेबल करनी है। अब कितने महीने की? उसने बोला जनवरी 20 में उसने पेंशन करवा ली कम्यूट। कितनी करवाई? सारी नहीं, 1/2 मतलब 50%। अब अगर 50% कम्यूट करवा ली तो उस केस में क्या होगा? यहां पे अप्रैल में रिटायरमेंट ली है ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहां पे उसको 1500 पर मंथ मिलेंगे, यहां 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 1500 पर मंथ मिलेंगे, यहां 1500 पर मंथ मिलेंगे, यहां 1500 पर मंथ मिलेंगे। जनवरी में उसने करवा ली कम्यूट। अब अगर जनवरी में हाफ कम्यूट करवा ली तो भैया फिर जनवरी, फेब और मार्च में क्या उसको 1500 पर मंथ मिलेंगे या 750 मिलेंगे? 750, क्योंकि 50% पेंशन वो कम्यूट करा चुका है। ये सारी बातें अपने सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट जब पेंशन वाला किया होगा उसमें आपने किया होगा। अनकम्यूट पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, तो भैया अनकम्यूट मेरी 1500 है। फिर जनवरी में मैंने करवा ली कम्यूट, सारी नहीं हाफ, तो अगर हाफ कम्यूट कराई तो याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अगले महीने से ना अब 1500 नहीं मिलेगा, 750 मिलेगा। तो भैया यहां पर मिलेगा 750, यहां पर मिलेगा 750 और यहां पर मिलेगा 750। तो ये तो हो गई अनकम्यूट पेंशन। तो देखो मैंने यहां पे लिखा भैया 1500 मल्टीप्लाई 8, 750 मल्टीप्लाई 3, तो ये 14,250 रुपए तो आ गया अनकम्यूट पेंशन। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं मैं दोबारा से। 1500 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं और अगर 750 को
अगर 750 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 14,250 रुपए आ गया, ये आ गया अनकम्यूट पेंशन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या किया है, जितनी पेंशन अनकम्यूट मिल रही है जितने महीने की, वो मैंने यहाँ पे टैक्सेबल कर दी। अच्छा, अब कम्यूट करवा ली, कम्यूट कराकर कितनी मिली है, 75,000 मिली है। अब भैया अगर 75,000 मिली 50% कम्यूट करवाकर, तो अगर मैं 100% करवाता फिर कितने मिलते, तो फिर मुझे मिलते 1.5 लाख रुपए। अब अगर 1.5 लाख मिलते, मैंने कहा था एग्जाम्शन मिलेगी, अगर साथ में ग्रेचुटी भी होगी तो एग्जाम्शन मिलेगी 1/3, तो 1/3 एग्जाम्शन मिल जाएगी, तो इसका 1/3 कितना आएगा, 50,000 रुपए। अब सोच के बोला 75,000 कम्यूट पेंशन मिल रही है, उसमें 50,000 रुपए एग्जाम्ट है, तो टैक्सेबल कितना आ गया, 25,000 रुपए, ये टैक्सेबल आ गया। तो भैया 25,000 रुपए ये टैक्सेबल, 14,250 रुपए ये टैक्सेबल, 39,250 रुपए ये टैक्सेबल पोर्शन निकल के आ गया। ये आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी। तो सर कुछ भी नहीं है, ये आपने ट्रीटमेंट पेंशन में किया होगा। याद करो क्लास में आपके, अगर आपने क्लासेस मेरी चल रही हैं तो मैंने क्लास में ये कहा था कि भैया पहले पेंशन पूरी कम्यूट कर लो, फिर चेक करो ग्रेचुटी है या नहीं है। अगर ग्रेचुटी है तो उस केस में उसका 1/3 एग्जाम्प्ट करो, और अगर नहीं है तो उसका 1/2 एग्जाम्प्ट करो। उसने साफ साफ बोला ग्रेचुटी है। और अगर एक बच्चा बोल पड़ा चैट बॉक्स के अंदर, कह रहा भाई ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, भैया ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसने मांगा ही नहीं है, उसने पेंशन मांगी है। पेंशन कितनी टैक्सेबल है, तो पेंशन के अंदर पहले मैंने अनकम्यूट वाली निकाली, फिर कम्यूट वाली निकाली, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आपके सामने आ गया। इस तरह से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैट बॉक्स में प्लीज 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 कोई डाउट मत डालना, फायदा नहीं होगा। आप अगर वीडियो खत्म होने के बाद इसको दोबारा सुनोगे, फिर दोबारा सुनना, फिर भी कोई डाउट आ रहा है, फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगले सेशन से पहले मैं डाउट्स आपके ले लूंगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन बच्चों ने क्लासेस सही ढंग से की हैं, रिवीजन सही ढंग से की है ना, उसको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। आगे देखो जी, फिर एक्स मारीन लाइंस इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर कंपनी एंगेज इन द शिपिंग बिजनेस कलेक्टेड 150 लाख टुवर्ड्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, इट्स प्रिजम्पटिव इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया वुड बी। याद करो सर, प्रिजम्पटिव इनकम एनआर के लिए, अब अगर प्रिजम्पटिव इनकम एनआर के लिए पीजीपी के चैप्टर में, तो शिपिंग वाले केस में कितना टैक्सेबल करते हैं, 7.5%। तो सोच के बताओ इसके अंदर करना क्या है, 150 लाख रुपए दिया हुआ है, उसका 7.5% निकाल लो, 11.25। बताओ, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन उन्होंने 1 नंबर का दिया हुआ है। अब जिस बच्चे को रेट ही याद नहीं है, जिस बच्चे को रेट ही याद नहीं आ रहा है कि शिपिंग वाले केस में 5% था, 10% था, 7.5% था, वो आंसर क्या करके आएगा। तो आपको बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी रेट्स होते हैं, लिमिट्स होती हैं, फॉर्म नंबर होते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में बहुत काम के होते हैं वो। तो सिंपल सा देखो, अब जिसको 7.5% रेट याद है, तो करना क्या है, 150 लाख का 7.5% निकालना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया 11.25, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद अब यहां पे कह रहे हैं राजीव रिसीव कैश गिफ्ट 2 लाख फ्रॉम द ओकेजन ऑफ द मैरिज, यानी 2 लाख रुपए मैरिज पर उसको गिफ्ट मिला है। इट इंक्लूड्स गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव 80,000, हिज इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी विनिंग 3 लाख, हिज नेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी। अब सोच समझ के मुझे बोलना जी, वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए कैश गिफ्ट मिला शादी पर, जिसमें उसमें 80,000 रुपए नॉन रिलेटिव से है। तो भैया शादी पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, चाहे वो रिलेटिव से मिले चाहे वो नॉन रिलेटिव से मिले। अब एक बच्चा सामने बैठा बच्चा कह रहा है, यार ये तो सर ने ये नहीं कहा था कि रिलेटिव से मिलने वाला एग्जम्प्ट होता है। नालायक को याद करो, क्लास के अंदर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था शादी पर जो गिफ्ट मिलेगा किसी से भी मिलेगा सारा एग्जम्प्ट होगा, अगर शादी के अलावा गिफ्ट मिल रहा है फिर रिलेटिव से एग्जम्प्ट होगा। तो उसने बोला शादी पर गिफ्ट मिला 2 लाख रुपए, उसमें 80,000 रुपए नॉन रिलेटिव के हैं, तो मैं क्या करूं, अगर वो नॉन रिलेटिव के भी हैं तो भी फुली एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो शादी पर मिल रहे हैं, तो ये तो पूरे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो लॉटरी की इनकम 3 लाख रुपए, अब लॉटरी की इनकम पर टैक्स क्या लगता है, 30%। तो भैया अगर मैं 3 लाख का 30% निकालूंगा तो 90,000 रुपए प्लस में 4% सेस 93,600, ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इसमें आंसर दिया नहीं हुआ सर, ये पुराना आंसर है। करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है दैट इज 93,600, बस ये पर ध्यान दो। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का, यस सर। आओ जी फिर आगे बढ़ते हैं। पवन रिपोर्ट नेट इनकम 5 लाख फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर रबर, हाउ मच सच इनकम इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर। याद करो, रबर वाले केस में 65% एग्रीकल्चर मानते हैं, 35% नॉन एग्रीकल्चर मानते हैं। तो भाई अगर 35% नॉन एग्रीकल्चर मानते हैं तो 5 लाख का 35% 1,75,000 जो होगा, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम याद आ रहा है, टी रबर कॉफी, टी वाले केस में 60-40 होता है, रबर वाले केस में 65-35 होता है, कॉफी वाले केस में 2 केस बनते हैं कि विदाउट फ्लेवर विद फ्लेवर। वो सारी की सारी बातें अपने एग्रीकल्चर इनकम में की होंगी, वही सेम बातें यहां पे आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड सैलरी 5 लाख एंड अलाउंस परक्यूजिट वैल्यू एट 2,20,000 टू ए पर्सन who is citizen of India for the service rendered by him outside India for 5 months during the previous year. His total income chargeable to tax under would be 5 लाख रुपए। याद करो ये हमने वो किया था ना क्वेश्चन, जब हमने चैप्टर किया था रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को जब भी सैलरी पे करती है तो उस केस में परक्यूजिट और अलाउंस जो मिलते हैं ना वो सारे एग्जाम्प्ट होते हैं। अब भैया अगर परक्यूजिट अलाउंस एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल क्या होगी, सिर्फ सैलरी तो होगी। तो उसने बोला 5 लाख की सैलरी मिली, 2,20,000 के परक्यूजिट मिले, तो क्या ये 7,20,000 टैक्सेबल करो या सिर्फ 5 लाख? सिर्फ 5 लाख टैक्सेबल होंगे, क्योंकि ये 2,20,000 रुपए के परक्यूजिट एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 में। और अगर सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है तो इनकम का पार्ट ही नहीं बनेंगे। तो इनकम कितनी बनेगी? ओनली 5 लाख रुपए। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो उसके बाद देखो जी आगे बढ़ते हैं। बच्चा ये बात कह रहा है सर हमें लग रहा है हमें अच्छे तैयारी करनी पड़ेगी। ये कहने को एमसीक्यू है, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं। ये जितने बच्चे हवा में घूम रहे हैं और जो बीच बीच में कमेंट मारते हैं कि एमसीक्यूज है, कर लें, कर लोगे, आप कर लोगे 40-45 नंबर तक कर लोगे। बट अगर टारगेट आपका एमसीक्यूज होने के बाद भी 50 नंबर कहना, आप ये मुझसे आज लिखवा लो, आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा। सर मैं ये कहता हूं कि अगर टेक्स्ट का पेपर एमसीक्यूज है जिसका टारगेट 80-90 मार्क्स का नहीं है ना तो वो कभी रैंक ला पाएगा, ना वो कभी पूरा ग्रुप निकाल पाएगा। क्योंकि सर यही पेपर आपका ऐसा है, अगर इसमें 70-80 मार्क्स भी आ गए तो पूरा का पूरा ग्रुप आपका खिंचवा देगा। अब 70-80 वालों के माइंड के लेवल अलग चल रहे होते हैं। उनका माइंड क्लियर है कि मुझे डेली रिवीजन करनी है। उनका माइंड ये नहीं है कि आज सेशन अटेंड किया और फिर कल दोबारा सेशन में आ जाएंगे। उनका माइंड ये नहीं है। उनका माइंड ये है कि आज सेशन अटेंड किया, घर जाके अगले 35 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा अगले सेशन के अंदर आएंगे, ताकि उन्हें पता लगे कि उन्होंने किया क्या है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, घर जाके आधा पौना घंटा जरूर लगाया करो। अगर आप लगाते हो तभी आपके नंबर आएंगे, तो नहीं आएंगे। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब अगला पॉइंट क्या है? सुनील एक्वायर ए बिल्डिंग फॉर 15 लाख इन जून 17 इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ लैंड द बिल्डिंग ऑफ ₹2 लाख। अब सोच के बोला, पहली बात तो कॉस्ट ऑफ लैंड पे तो मिलता ही नहीं डेप्रिसिएशन। अब लैंड पे तो मिलता ही नहीं है। याद करो मैंने पहले भी कहा था, लैंड की वैल्यू गवर्नमेंट मानती है एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। तो भैया लैंड पे तो मिलना ही नहीं है, सिर्फ किस पे मिलेगा? बिल्डिंग पे मिलेगा। उसने बोला इट वाज यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस अंटिल द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज जून 19, मतलब 2 साल, उसने 2 साल पर्सनल यूज किया। एंड सिंस दैट इट वाज यूज फॉर बिजनेस, अब वो बिजनेस में यूज कर रहा है। अब एक बार चेक करते हैं, 15 लाख रुपए का 10% 1.5 लाख रुपए, तो इस 1.5 लाख रुपए का बाहर निकाल दिया, कितना बचा? 13,50,000, फिर 10% 1,35,000 पे, फिर कितना बचा? 12,15,000 पे। अब 12,15,000 पे ऐसी वैल्यू है जब से बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखो 2 साल, मतलब इन 2 सालों में तो मैंने पर्सनल यूज किया ना, तो अगर मैंने पर्सनल यूज किया तो भैया इसको तो बाहर निकाल दो। अब बैलेंस वैल्यू कितनी बची? 12,15,000 यहां पे बचा, तो उसका 10% अगर निकालोगे तो 1,21,500 रुपए ये मिल जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। बच्चा कह रहा है सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दो आपने क्या किया है। नालायक मैंने ये किया है, उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला 15 लाख की बिल्डिंग है, 2 साल उसने पर्सनल यूज की, तो भैया पर्सनल वाला बाहर निकाल दो। पर्सनल वाला बाहर कैसे निकालेंगे? पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे का, इन ये दोनों सालों का नहीं मिलेगा, इसको बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों सालों के डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसी वैल्यू पर तो मिलेगा, क्योंकि वही वैल्यू ऐसी वैल्यू है जब मैंने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट किया। तो भैया इस वैल्यू का आप 10% निकालोगे तो आपका निकल जाएगा 1,21,500 रुपए आप क्लेम कर लोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखो जी आगे है, X Limited paid 10 lakh to approve college to be used scientific research unrelated to its business. The amount eligible for deduction under section 35(1)(2). याद करो जो पीजीपी का चैप्टर कर चुके हैं, 35(1)(2) एक जमाने में डिडक्शन मिलती थी 175%, अब कितनी मिलती है? 150% मिलती है। तो इन्होंने आंसर दिया हुआ है 175% से, अब ये गलत है। करेक्ट आंसर बनेगा 150%। कैसे? 10 लाख का 150 दैट इज 15 लाख रुपए जो होगा ना, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो याद करो मैंने कहा था ना, साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में अगर साइंटिफिक रिसर्च 35(1)(2) में कवर होती है तो जो खर्चा करोगे उसका 150% अलाउड होगा। तो भाई अगर 10 रुपए खर्चा किया तो अलाउड कितने होंगे? 15 रुपए, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जी करेक्ट आंसर है 15 लाख रुपए, ये लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो जी, उसके बाद है सर्सवर्थ मेड प्रोविजन 12 लाख फॉर बोनस पेबल फॉर द ईयर 31 March 20
इट पेड 7,31 जुलाई 20 एंड 3 लाख रुपए 30 सितंबर यहाँ की और 2 लाख रुपए पे किया 15 दिसंबर को। डिडक्शन बता दो 43B की। ये क्वेश्चन किसका है? पीजीपी का है। याद करो जब आपने पीजीपी का चैप्टर किया होगा तो सेक्शन 43B जो था ना, 43B जो था उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर किसी पर्सन ने रिटर्न की ड्यू डेट तक जितना पैसा पे कर दिया उसको पैसा वो इस साल अलाउड हो जाएगा। अगर किसी पर्सन ने रिटर्न की ड्यू डेट तक जितना अमाउंट पे कर दिया उसकी डिडक्शन उसको इस साल मिल जाएगी। अब देखो उसने क्या बोला जी, टोटल खर्चा 12 लाख का है, 12 में से 7 लाख पे कर दिया 31 मार्च मतलब ड्यू डेट से पहले, 3 लाख पे कर दिया 30 सितंबर को, ये भी ड्यू डेट के दिन पे की है, और 2 लाख रुपए की पेमेंट की है 15 दिसंबर को। भैया ये पेमेंट की है ड्यू डेट के बाद। तो अगर ये ड्यू डेट के बाद पेमेंट की है ना तो इस साल जो मुझे डिडक्शन मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 10 लाख की मिलेगी। तो आंसर बनेगा 10 लाख रुपए। अब सोच के बोलना, जिसको ये लो ही याद नहीं है, जिसको यही नहीं पता 43B में लिखा क्या है, वो इसका आंसर 10 लाख रुपए क्या देगा? कई बच्चे बोल के आ रहे होंगे 12 लाख, कई बच्चे बोल के आ रहे होंगे 7 लाख, कई बच्चे बोल के आ रहे होंगे 3 लाख। अब जिस बच्चे को ये लो याद होगा कि रिटर्न की ड्यू डेट तक जितनी पेमेंट मैं कर दूंगा उतना ही मुझे अलाउड होगा, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ना वो 10 लाख रुपए बनेगा। ये बात क्लियर है? तो ड्यू डेट तक मैंने सिर्फ 7 लाख पे किया और 3 लाख पे किया, ये 2 लाख रुपए मैंने ड्यू डेट के बाद पे किए हैं, तो ये मुझे अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जी, लक्ष्मी एंड कंपनी पेड 6,10,000 एज कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू मोनू लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। इट डिड नॉट डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194C द अमाउंट एलिजिबल अमाउंट लाइबल फॉर डिसअलाउंस। फटाफट से बताओ जी, ये आपका पीजीपी का क्वेश्चन है। पीजीपी के अंदर एक सेक्शन 40A(1)(a) आपने किया होगा कि अगर हम पेमेंट करते हैं रेजिडेंट को, अगर हम पेमेंट करते हैं रेजिडेंट को और पेमेंट के टाइम पर टीडीएस नहीं काटते, याद करो क्लास में आपने क्या होगा, अगर पेमेंट करते हैं रेजिडेंट को, पेमेंट के टाइम पर टीडीएस नहीं काटते, तो रेजिडेंट वाले केस में 30% खर्चा हम डिसअलाउड कर देते हैं। तो सोच के बोला यहां पर पेमेंट की है और पेमेंट के टाइम पर टीडीएस नहीं काटा तो सारी डिसअलाउड कर दूंगा 30%। तो अगर मैं 6,10,000 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1,83,000। ये सेक्शन मैं दोबारा बोल रहा हूं, घर जाके इसकी रिवीजन कर लेना। सेक्शन 40A(1)(a) उसमें ये लिखा हुआ है कि रेजिडेंट को पेमेंट करोगे, टीडीएस नहीं काटोगे या टीडीएस काट के पे नहीं करोगे ना, 30% खर्चा तुम्हारे हाथ में डिसअलाउड कर देंगे। तो उसने हमसे मांगा ही क्या है? डिसअलाउड मांगा है। तो भैया 30% निकाल के दैट इज 183, इसको हम डिसअलाउड कर देंगे। उसके बाद देखो जी, the maximum penalty leviable for failure to get accounts audited by report under section 44AB। हाँ जी, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई 44AB के अंदर तो पेनल्टी कितनी है? 1.5 लाख रुपए की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1.5 लाख की पेनल्टी है जी। उसके बाद एलएलपी है, उसके बुक प्रॉफिट 6 लाख के, मैक्सिमम अमाउंट अलाउेबल टुवर्ड्स द सैलरी वर्किंग पार्टनर। याद करो ये लास्ट सेशन जो हमने किया था उसके अंदर भी क्वेश्चन था। 6 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट है तो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% मतलब 2,70,000 पे, अगले बुक प्रॉफिट का 60% कितना आ गया? 1,80,000 पे। तो 1,80 और 270 कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए। तो करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 4.5 लाख। ये आंसर आ गया। सर ये क्वेश्चन किस सेक्शन का है? ये क्वेश्चन 40B का है और किसका है? पीजीबीपी का। और इतने बच्चे इस टाइम बैठे हैं, थोड़े से बच्चे बैठे होंगे, आधे तो भाग ही गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, बट इतने बच्चे इस टाइम बैठे हैं, पहले तो लाइक करो नालायको, लाइक करो नालायको। मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं तो आपको भी मुझे लगना चाहिए कि आप मुझे प्यार करते हो। वो मुझे पता है कई बच्चे डिसलाइक करके भागते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनको चिंता मत करो, पाप लगेगा गंदे वाला। मतलब खुद तो मेहनत फिर करेंगे नहीं और मुझे मेहनत नहीं करने देंगे, कितनी गलत बात है उनकी, ठीक है ना। अब सोच के बोलना, ये क्वेश्चन है 40B का। बच्चा कह रहा है सर पीजीपी के अंदर इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। यस, पीजीपी कम से कम भी 10 से 12 नंबर की वेटेज लेके चलता है सर। 10 से 12 नंबर की वेटेज आती ही आती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है, बट वो लेंदी है। मैं नॉर्मली क्लास के अंदर बोलता हूं, जिन बच्चों का भी चल रहा है, लक्ष्मी नगर वालों का भी मेरा पीजीपी चल रहा है, तो उनको मैंने क्लास के अंदर कहा भी था कि लेंदी है, मुश्किल नहीं है। बिलीव मी, लेंदी है, मुश्किल नहीं है, लिमिट्स ज्यादा है, मुश्किल नहीं है। तो जो बच्चा समझ के चलता है, डेली बेस पे रिवीजन करके चलता है, उसका इनकम टैक्स का सबसे आसान चैप्टर ही पीजीपी बन जाता है। बस ये बात ध्यान दो। और आप चेक करो, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हैं किसके? पीजीपी के। तुम्हें आगे देखो जी, where a cash payment of 30,000 is made on 10th May towards purchase a raw material effected in the earlier year, on 5th June 19 the amount liable for disallowance under section 48(3)(a) would be। अब ये क्वेश्चन ना गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इंस्टीट्यूट से गलत फ्रेमिंग हुई है। ये सेक्शन 48(3)(a जो है ना, ये भी पीजीपी का है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है
कि अगर कोई खर्चा आपको पहले अलाउड हो चुका था, अगर एक खर्चा आपको पेबल बेस पे अलाउड हो चुका है और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा और वो भी कैश में, तो उस खर्चे को ना हम डिस अलाउड नहीं करेंगे बट उसको बिजनेस की इनकम मान के टैक्सेबल कर देंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, ये जो उसने सेक्शन लिखा है ना 48(3)(a, ये 48(3)(a आप घर जाके पढ़ लेना, ये डिस अलाउड की बात ही नहीं करता। और क्वेश्चन ने मांगा क्या है, डिस अलाउड कितना होगा, तो फ्रेमिंग ही गलत है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है। बट अगर यही क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम के अंदर आ जाए तो ध्यान रखना, अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट करोगे और अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को छोड़ के करोगे, मतलब पेमेंट करोगे कैश में, तो 100% पेमेंट आपकी बिजनेस की इनकम बन जाती है। बट इसने मुझसे डिसअलाउड मांगे हैं, तो मैं आंसर क्या देखूंगा, 100% पेमेंट, तो पूरा आंसर आएगा ये वाला आंसर, ये लो जी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, एन ऑर्डर पास बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील शुड बी कम्युनिकेटेड टू, हाँ जी, सीआईटी ने, अपील का चैप्टर याद करो, सीआईटी ने एक ऑर्डर पास किया, तो सीआईटी ने ऑर्डर पास किया, किसको वो कम्युनिकेट किया जाएगा, दोनों को, एसएससी को भी और सीआईटी को भी, दोनों को कम्युनिकेट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी अब ये, वेयर ए पार्टनरशिप फर्म हैज टोटल सेल 90 लाख, द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल एज सैलरी वर्किंग पार्टनर ऑन द बेस ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 44 एडी। अब इसका आंसर बनेगा नील, इसका आंसर नील बनेगा जी। एक जमाना था जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते थे तो मुझे सैलरी का डिडक्शन मिल जाता था, बट अब नहीं मिलता, तो एज पर लेटेस्ट लॉ आज अगर सेम क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर बनेगा नील, क्योंकि याद करो पीजीपी के अंदर आपने पढ़ा होगा, जितने लोग प्रिजम्पटिव स्कीम लेते हैं उन्हें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, जितने लोग प्रिजम्पटिव स्कीम लेते हैं उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो उसने बोला सैलरी वाला बेनिफिट कितना मिलेगा, भैया मिलेगा ही नहीं, आज से 3-4 साल पहले मिलता था, अब वो खत्म हो चुके हैं। तो आज हमारा जून 20 और दिसंबर 20 एग्जाम के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रिजम्पटिव स्कीम वालों को। तो अगर बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, नील, इसका आंसर आएगा नील जी। अगला क्वेश्चन 44(a)(e) का है, ये भी काट दो, ये चेंज हो चुका है, लो। द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट कैन बी और रिकवर्ड बाय टीडीएस एसोसिएशन और एजेंट, कैसे भी सर, एंड वो कह रहे हैं एनआर से हम कैसे टैक्स रिकवर कर सकते हैं, एनआर से हम कैसे भी रिकवर कर सकते हैं, एनआर से हम कैसे भी रिकवर कर सकते हैं सर, एनआर से चाहे वो खुद रिकवरी करवाए, चाहे उसके एजेंट हो, चाहे उसके एसोसिएशन हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा दैट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हेन शेयर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ आर ट्रांसफर प्राइवेटली 8 लाख विद ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, इंडेक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपए की। याद करो आपने कैपिटल गेन में सेक्शन 112 की प्रोविजो की होगी, 112 की प्रोविजो की होगी, 112 की प्रोविजो, हाँ सर याद आ गया, 112 की प्रोविजो में आपने समझाया था कि अगर मेरा केस लिस्टेड सिक्योरिटी वाला होता है तो उस पर हम टैक्स पे करते हैं 20% आफ्टर इंडेक्स और 10% बिफोर इंडेक्स, विच एवर इज लेस। ये वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने, याद करो लास्ट सेशन में क्वेश्चन एमसीक्यूज बना था, उसमें उसने पूछा था कितना टैक्स पे करेंगे, मैंने कहा था विच एवर इज लेस। अब उसको यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गया। अब यहां पे कुछ नहीं करना, 8 लाख रुपए का सेल प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है 1 लाख रुपए, तो ये 7 लाख रुपए आ गया विदाउट इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स 10% निकाल दो 70,000 रुपए, और 8 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसने बोला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आई को है, तो भैया 8 लाख माइनस 2 लाख कितना आ गया, 6 लाख, ये क्या आ गया आफ्टर इंडेक्सेशन, इसका लगा दो 20%, तो भैया यहाँ पे 10% आएगा 70,000 पे, और यहाँ पे 1,20,000 पे, तो ऑब्वियस बात है लेस क्या बनेगा, 70,000 प्लस में 4% सेस 72,800 रुपए, ये इसका आंसर आएगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन है सेक्शन 112 की प्रोविजो का, उसमें इंडेक्सेशन के बाद आपका 20% लगाना होता है और इंडेक्सेशन से पहले 10% लगाना होता है, तो जो 10% होगा उसमें 4% सेस ऐड करोगे, आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद देखो जी, अमन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद ब्रिज फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग 20 लाख इन जून 19, अमन रिसीव एडवांस 2 लाख, सब्सिक्वेंटली द एग्रीमेंट कैंसल और अमन ने फॉरफिट कर ली मनी। याद करो अगर एडवांस मनी फॉरफिट कर लेते हैं तो वो टैक्सेबल कहां पे होती है, अदर सोर्स में। उसने बोला, वही बोला एडवांस मनी फॉरफिट की है तो टैक्सेबल कहां पे करूंगा, अदर सोर्स में, तो आंसर बनेगा टैक्सेबल एज इनकम अंडर हेड अदर सोर्स, तो ये आंसर आ गया जी। उसके बाद देखो जी, रमेश रिसीव 7 लाख बाय वे ऑफ इनहेंस कंपनसेशन in May 20, a further sum 2 lakh decree by the court is due but not received till 31st March 20, the amount income chargeable to tax for the assessment year 2021 कितना टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा 7 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है, पूरा का पूरा 7 लाख रुपए जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा 7 लाख रुपए ये हमारा टैक्सेबल निकल के आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट की बात नहीं करा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसने इनहेंस कंपनसेशन की बात की है, इंटरेस्ट की बात नहीं की। इंटरेस्ट होता तो 50% मिलती डिडक्शन। कई बच्चे यहां पे 3.5 लाख आंसर कराएंगे, कई बच्चे नालायक ऐसे हैं, सर 3.5 लाख रुपए इंटरेस्ट वाले केस में करके आना, वो अदर सोर्स की बात है, ये कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन है। तो कैपिटल गेन में पूरा कंपनसेशन टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा, पूरा 7 लाख रुपए। इफ ए पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, इसका प्रायोरिटी क्या है? याद करो क्लास के अंदर मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले करंट ईयर के खर्चे, फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, देखो यहां पे ये आएगा करंट ईयर के खर्चे, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये तीसरा आ गया, फिर फोर्थ में आ गया ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, एंड देन आ गया अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर जो बनेगा, जो इसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के अंदर हम क्या करते हैं 2 3 4 1, मतलब पहले हम करेंगे करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च, देन करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर आपका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इस तरह से हम प्रायोरिटी सेट ऑफ करते हैं सेट ऑफ के चैप्टर में। ठीक है, तो याद करो सेट ऑफ का चैप्टर जो मैंने अभी रिवाइज करवाया था ना लाइव सेशन के अंदर, एक बार उसको जाके देख लेना, सेम प्रायोरिटी वहां पे लिखी होगी। ठीक है, उसके बाद जी 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए आज के सेशन के। ए लीगल एंटिटी दैट एग्जिस्ट इन द वन जुडिशन बट इज ओन और कंट्रोल प्रीमली बाय टैक्सपेयर ऑफ द डिफरेंट जुडिशन इज कॉल्ड कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन। ऑब्वियस सी बात है भैया, एक हमारा जुडिशन यहां है और दूसरी पार्टी हमें कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जी आज का, मॉनिटरी लिमिट फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेमेंट। याद करो 80 QQB, 80 QQB और 80, अगर आपको ध्यान आ रहा हो 80 RRB, ये दोनों ही किसके हैं, रॉयल्टी के हैं। डिडक्शन कितनी मिलती है, मैक्सिमम 3 लाख। तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि मॉनेटरी लिमिट क्या है डिडक्शन की, 3 लाख रुपए की। ये आंसर है इसका 3 लाख रुपए। तो सर आप चेक करो, जो हमने 35 क्वेश्चन किए हैं उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सिंगल वर्ड के हैं, बिल्कुल आसान है। 10 क्वेश्चन के ऊपर माइंड लगाना पड़ेगा और वो आएंगे भी, वो आएंगे भी। आप ये सोच रहे हो कि एग्जीक्यूटिव का पेपर आपको 10वीं 11वीं वाला मिल जाएगा ना, तो आप बहुत बड़ी भूल करके चल रहे हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं 40 क्वेश्चन, कम से कम भी 40 क्वेश्चन ऐसा दिखेंगे जो आपका दिमाग खराब कर देंगे। और जो बच्चा उस 40 क्वेश्चन के ऊपर बैठ जाएगा ना, वो ये लगा लो उसका अटेम्प्ट फेल हो गया। तो आपने पहले 60 क्वेश्चन को देखना है, 60 क्वेश्चन आसान कौन से हैं पहले वो देखोगे, फिर 40 मुश्किल कौन से हैं फिर वो देखोगे ना, तो पेपर आसान लगेगा। नहीं तो पेपर बहुत मुश्किल बन जाएगा सर। उन 60 क्वेश्चन पे टाइम लगाना जो आसान है, तभी 40 वो आसान बनेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो बाकी 35 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनमें कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछ लेना जी। ठीक है जी, बट मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको ये यहां पे समझ नहीं आया तो एक बार डाउट अभी पूछ लोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई नालायक बच्चे ऐसे होते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा, डाउट अभी पूछ लिया, काम ही खत्म उनका। सर कम से कम वीडियो अपलोड होने के बाद एक बार दोबारा देखो, फिर एक बार दोबारा देखो, फिर दोस्त से पूछो, उसको भी समझ में नहीं आ रहा फिर कमेंट बॉक्स में डालो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करवा दूंगा, बट कितने बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उन सब बच्चों को आता होगा, आपने एक बार समझा, समझ में नहीं आया, फिर आपने पूछ लिया, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, लाइफ में फिर दिक्कत आ रहेगी। तो प्लीज आपने एक बार नहीं कम से कम 2 बार खुद देखना है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा फिर कहीं जाके पूछना कि सर मुझे डाउट आ रहा है, प्लीज आप मुझे बता दो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सेशन में अगले 35 क्वेश्चन फिर हम करेंगे। आपने एक बार प्रैक्टिस करके आने हैं। मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूं, जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं आते उनके लिए सेशन बेकार हो जाएंगे, वो बिना बात के मुझे भी डिमोटिवेट करके जाएंगे, और जो बच्चे प्रैक्टिस करके आते हैं मुझे मोटिवेट करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे कमेंट करोगे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सर बिलीव मी, मेरा 3 दिन से गला इतना खराब हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते, बट फिर भी आपके लिए डेली यहाँ पे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई है कि मैं डेली शाम को आऊंगा। तो मैं कोशिश करके पहले गरारे गुरूरे करके फिर अपना यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ कि चलो कम से कम मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। और अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे ना तो मुझे भी बहुत दुख होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी फैमिली का हर बच्चा एफर्ट्स कर रहा हो, हर बच्चा डेली आके रिवाइज कर रहा हो, और हर बच्चा पहले आने से पहले अगले 35 क्वेश्चन एक बार देख के आ रहा हो। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, रिस्पेक्ट करो उनकी, छोटों की बड़ों की, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं उनके बारे में भी अच्छा बोलना है, और जो अच्छा बोलते हैं उनको तो बहुत प्यार करना है। ठीक है ना, बुरा बोलने वाले को भी प्यार करना है, अच्छा बोलने वाले को प्यार करना है, दोनों को प्यार करोगे जिंदगी में आपको प्यार ही मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू।